दार्जिलिङ स्थित डाली गुम्बामा आज रिम्पोन्छेको जन्मदिवस भव्यताका साथ पालन गरिएको छ। अपार मात्रामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको उपस्थितिमा रिम्पोन्छेको जन्मदिवस कार्यक्रम पालन गरिएको हो। 3 दिवसीय कार्यक्रमको आज दोस्रो दिन रहेको थियो। दोस्रो दिनको आजको कार्यक्रममा लेह लद्दाखका भारतीय जनता पार्टीका सांसद साथै भूतपूर्व लेह लद्दाखका एक्जिक्युटिभ काउन्सिलर जाम्याङ छिरिङ नामग्याल आजको मुख्य अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा उपस्थित रहेका थिए भने उपस्थित भक्तजनले उनैको बाहुलीबाट आशीर्वाद ग्रहण गरिएको थियो। भोलि कार्यक्रमको अन्तिम दिन रहेको छ। हुन्छ। आज हाम्रा यहाँ डाली गुम्बाका प्रमुख गुरु पूज्य थोसे रिम्पोछेको उहाँको 37वां जन्मदिनको यहाँनिर आज अवसरमा यहाँनिर आउनुभएका सबै है हाम्रा अतिथिहरू र यसमा मुख्य अतिथि चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो लद्दाखबाट आउनुभएका एमपी है हुनुहुन्छ र अन्त यता हाम्रा के अरे लद्दाख हिल काउन्सिल डेभलपमेन्ट एरियाको चेयरम्यान दुईजना हुन्छ, प्रमुख अतिथि हुन्छ र हाम्रो यता लोकल हाम्रो अब डिएमहरू एसपीहरू उहाँहरू सबै गरेर लद्दाखबाट झन्डै 300जना जस्तो हाम्रो अनुयायीहरू र अब लोकल भन्नाले यता त्यहाँबाट हिमाचलबाट यता अब भारतका विभिन्न प्रान्तहरूबाट पनि आउनुभएका हाम्रो लामावर्गनहरू र अनुयायीहरू आउनुभएको छ। र यसमा चाहिँ यो तपाईँको यो जन्मदिन जुन चाहिँ छ अवसर यो 1 हप्ता अगाडिदेखि नै उहाँको दीर्घायुको र कामनाको र सुस्वास्थ्यको कामनाको लागि पूजा निरन्तर भएर आज चाहिँ अन्तिम दिन हो। यो चाहिँ तपाईँको अब 37 वर्षको चाहिँ एउटा हाम्रो खर्कको एउटा मानिन्छ। त्यो खर्कको अब त्यसलाई तार्नुको लागि चाहिँ अन्त उहाँको लागि पूजा यसरी दीर्घायुको पूजा राखिएको हो। र अन्त सँगसँगै अहिले अब बिहानदेखि नै अब बिहान लामागण्डहरूदेखि 5 बजीदेखि लिएर अहिले अब 12 बजीसम्म उहाँको अब दीर्घायुको पूजापाठहरू सिद्धियो। र अन्त अहिले अब 3-4 बजीदेखि चाहिँ अब यो सांस्कृतिक कार्यक्रम र लद्दाखी र हिमाचलको हाम्रो त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूसम्म राखिएको छ। यो तपाईँको सालै नै हुन्छ कार्यक्रम? हुनु चाहिँ यो अब जन्मदिनको जुन चाहिँ उत्सव त सालै वर्षै पछि हुन्छ, तर अब त्यसपालिको चाहिँ जस्तै यो 12 वर्षमा हुने जुन चाहिँ खर्कको छ त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अन्त यो चाहिँ त्यसले उनीहरू गर्दै यसपालि धेरै अब भव्य रूपले त्यसरी अब मानिएर आएको हो भनेर। यो चाहिँ यो खर्कले गर्दा चाहिँ यो लामो प्रोग्राम यो अब 1 हप्तादेखि नै इयरली चाहिँ कति दिन? इयरली अब 2 दिन 3 दिन चाहिँ पूजा राखेको छ। अन्त त्यस्तो अब बाहिरबाट आउने हुँदैन, हाम्रै लोकलहरूबाट नै विशेष अनुयायीहरू आउँछन् र यसपालि चाहिँ त्यसरी हुन्छ। विशेष गरी हामीलाई लद्दाखबाट उहाँहरू चाहिँ अब किनभने हाम्रो यो लद्दाखमा चाहिँ हाम्रो यो गुम्बाकै अब ब्रान्च भनौँ या रिम्पोछे आफै पनि लद्दाखमा जन्म लिनु भएकोले एकदम उहाँको अब धर्म संस्कृतिहरू एकदम आदान प्रदान धेरै नै भएको छ। त्यहाँ प्रोग्राम हुँदाखेरि यहाँबाट हामी यसरी जाने गर्छौँ। अन्त यहाँ प्रोग्रामहरू चाहिँ उहाँहरू विशेष गरेर उहाँहरू आएर यसरी सहभागी भएर उहाँहरूले अब त्यसले गर्दा अहिले बेलुकाको प्रोग्राममा विशेष गरेर यो संस्कृति नीतिहरू चाहिँ लद्दाखीहरू पनि आफ्नो आफ्नो कल्चरको त्यो आज अन्तिम दिनमा के छ प्रोग्रामहरू के छ? त्यही हो तपाईँको अब कल्चरल सो नै भनौँ न। त्यो बेलुकासम्म अहिले अब 3-4 बजी केकहरू काटिन्छ, केकहरू काटेर त्यहाँबाट वितरण गरेर अन्तखेरि त्यहाँबाट बेलुकासम्म नै राखेको छ। र यो पूजापाठ चाहिँ अब भन्नाले चाहिँ अब खालि उहाँको दीर्घायुलाई अब
मध्यम राखे तापनि तर अब यो सबै संसारमा सुख होस्, शान्ति होस्, समृद्धि होस् होइन। अन्त सबैजनाले अब अस्ति जुन चाहिँ हामीले यो महामारीको जुन चाहिँ प्लेटको एउटा फैलिएको थियो त्यस्तोहरू चाहिँ घरिघरि नहोस् र विशेष गरी दार्जिलिङमा पनि एकदम त्यो शान्ति छाइरहोस्, वातावरण शुद्ध होस् भन्ने हेतु र त्यस्तो मनसायले नै यो पूजाहरू राखिएको हो। इयरली कतिजना चाहिँ भिजिट गर्छ होला यो तपाईँको पूजामा हजुर वर्षमा इयरली कति भिजिटहरू अब इयरली त त्यति साह्रो हुँदैन, हाम्रो यो लोकलहरू मात्रै हुन्छन्। आजको जस्तै यो ठुलो पूजामा अहिले छ होला झन्डै अब 1000जना जस्तो चाहिँ होला सहभागीहरू। फरेनबाट पनि धेरै आएको छन्, विदेशबाट, भियतनामबाट, मलेसियाबाट, हङकङबाट, अब त्यस्तै यता नेपालबाट है, अथवा भुटानबाट, अनि यता तपाईँको त्यो सिक्किमको सेरोफोरोदेखि लोकलहरू सबैजना त्यसरी सहभागीहरू भएको छ। त्यस्तो मेरो नाम पेम्बा छिरिङ। सिमिलरिटी कैसा लगा पहली बार आया? ये मेरा दार्जिलिंग का पहला विज़िट है। बहुत अच्छा लगा। मैं दार्जिलिंग के सभी लोगों को अभिनंदन करना चाहूँगा। लद्दाख और दार्जिलिंग के बीच काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। एक तो हम सब हिमालय में रहने वाले लोग हैं, दूसरे सभी लोग ट्रैवल के लोग हैं, तीसरा बुद्धिज़्म के एक कनेक्शन है, उसमें से डूपा लिनेज का भी एक कनेक्शन है। उसी तरह बहुत सारे जो टूरिज़्म के दृष्टि से हो या बहुत सारे ऐसे जो मैटर्स है जिसमें दार्जिलिंग और लद्दाख का कॉमन शेयर्स करते हैं। तो ये कम्युनिटी देखकर अपनापन फील होते हैं ऑब्वियसली, और अच्छा भी लगते हैं। जैसे अभी हाल में ही आप लोग को एक DGSC का मान्यता मिला हुआ है, यहाँ तो DGSC 1986 से ही है, तो कोई नहीं हो तो उसके क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ से 1986 से जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल यहाँ पे चलते हैं, उसी को देख के लद्दाख वालों ने भी मांग किया कि लद्दाख दार्जिलिंग जैसा लद्दाख को बनाओ। तो लद्दाख से भी एक डेलीगेशन यहाँ पे देखने के लिए आए थे। उन दिनों यहाँ सुभाष गेशिंग जी होते थे यहाँ के लीडर, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का जो चेयरमैन है। फिर उसके उसी के जो है मार्ग पे उसी के काउंसिल के रूप में लद्दाख में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले में कारगिल में 2 स्थापित किया, तो उस पर हमने काफ़ी काम किया। उसके बाद रिसेंटली 2019 में लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी अलग से बना, जो लद्दाख वालों का मांग था कि लद्दाख कश्मीर से अलग करे। यहाँ भी एक पॉलिटिकल सिमिलरिटीज़ भी होता है। हम मांगते हैं कि लद्दाख कश्मीर से अलग किया जाए, तो यहाँ भी लोगों का एस्पिरेशन है कि दार्जिलिंग को जो है बंगाल से अलग करने का लोगों का एस्पिरेशन है। यूटी बनने के बाद दार्जिलिंग वालों ने भी मांग किया है कि आप दार्जिलिंग को लद्दाख जैसा बनाएं, तो ये भी एक सिमिलरिटीज़ है। और हमें पूरा विश्वास है, और मुझे इस बात की भी मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुके हैं, और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रजू बिस्ता जी दिन रात लगे हुए हैं लोगों के एस्पिरेशन को मीटअप करने के लिए। हम संसद में एक साथ बैठते हैं, हर डिबेट में हम एक साथ चर्चा करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रजू बिस्ता जी को। वो यहाँ के रहने वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके संसद के हिसाब से वो दिन रात लोगों के एस्पिरेशन को, और ख़ासकर आपके जो गोरखालैंड का एक मांग है, आपका एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेके वो दिन भर जो है दिल्ली में सभी लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हटाया, राम मंदिर बनाया, उसी तरह यहाँ के सॉल्यूशन भी केवल मोदी जी और अमित शाह जी ही दे सकते हैं। वो उस पर राजू बिस्ता जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आज मैं दार्जिलिंग आया हूँ, दार्जिलिंग के लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, दार्जिलिंग के बारे में जानकारी हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास केवल एक MP नहीं है, राजू बिस्ता तो है ही है, साथ ही साथ लद्दाख का MP भी आपका एडिशनल MP मान सकते हैं। जैसे अब आप लोग का भी उधर मांग उठ रहा है अपोजिशन वाले की 6 शेड्यूल, तो यहाँ भी अपोजिशन वाले 6 शेड्यूल बोलते हैं, तो इसको क्या सीन? अपोजिशन जो है वो 2024 के इलेक्शन के लिए खिचड़ी पका रहा है। उनको एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि लद्दाख जैसे जो है एक स्टेट्स में जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना। हमारा जो है इलेक्शन का मैनिफेस्टो में ये मुद्दा था, हमने कमिटमेंट दिया और हमने इसको करके दिखाया। तो 2024 के इलेक्शन आते आते ओपोजिशन जो और भी खिचड़ी ज़्यादा पकेंगे, लोगों को कंफ्यूज करेंगे। लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ओपोजिशन कुछ भी करे वो सिर्फ इलेक्शन के एक मुद्दा ही होगा। जो दार्जिलिंग को देना है, लद्दाख जैसा देना है, वो केवल मोदी जी और अमित शाह जी के लीडरशिप में दे सकता है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कल आपने यूपी का इलेक्शन रिजल्ट
देखा, उत्तराखंड का देखा, मणिपुर का देखा, गोवा का देखा। अभी पूरे इंडिया में कांग्रेस का जो है सिर्फ 2 स्टेट में ही उनका सरकार है। तो कैसे देंगे दार्जिलिंग का जो लोगों के एस्पिरेशन कैसे मिटाप करेंगे? अगर फिर भी करना था तो पिछले 65 वर्ष जो है कांग्रेस सरकार में थे, तो क्यों नहीं किया? तो इसलिए इन बातों में लोगों को नहीं जाना चाहिए। केवल मोदी जी और अमित शाह जी पे विश्वास करके, थोड़ा समय भी लगेगा, उस पर चर्चा होगा, विचार होगा, विमर्श होगा, लेकिन करेगा मोदी सरकार ही करेगा। 2021 MLA इलेक्शन में, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जैसे लद्दाख को तो इमीडिएटली समाधान दे दिया लद्दाख है। का इमीडिएटली समाधान नहीं दिया है। लद्दाख को भी 71 साल लगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएट हुआ। तो उसमें टाइम लगता है। 2014 से 2019 तक लद्दाख से भी संसद बीजेपी का था, हमारे काउंसिल बीजेपी का था। बीच में हम भी आपकी तरह मायूस हुए थे, अब एक अब होने वाला नहीं। हमारे संसद, मेरे से पहले जो लद्दाख के संसद था, उसने पार्टी से भी रिजाइन कर दिया इसी मुद्दे को लेके। देखो बीजेपी को वोट दिया, MP दिया, नहीं कर रहे, छोड़ दे। लेकिन हम कुछ लोग थे वहाँ पे, हमने उम्मीद नहीं छोड़ा। हमने यही बोला कि भाई करेंगे तो बीजेपी ही करेंगे, हमने उम्मीद नहीं छोड़ना, और बीजेपी के साथ ही हमने काम किया, तो जाके हमें रिजल्ट मिला। उसी तरह यहाँ भी कुछ कारण होंगे, क्योंकि एक दिक्कत तो आपके सीधी बात है, यहाँ पे ममता बनर्जी का सरकार है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको बिल्कुल ही नहीं है। मैं कुछ ममता बनर्जी के स्टेट्समेंट पढ़ रहा था, वो आपके गोरखालैंड के दार्जिलिंग के फेवर में कभी नहीं हुआ है। तो वो भी तो एक दिक्कत है, वो भी तो यहाँ एक दिक्कत है। तो इसलिए ये सारे दिक्कत को सामना करते हुए माननीय मोदी जी और अमित शाह जी इस पे काम कर रहा है। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन हम कहते हैं ना कि देर आएंगे लेकिन दुरुस्त भी आएंगे। तो आपके नज़र में PPS क्या होना चाहिए, दार्जिलिंग का PPS? नहीं, वो लोगों के एस्पिरेशन में जो होगा वही होना चाहिए।